जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त एवं हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त एवं हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार मित्रों, आज के इस 40वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। हम विज्ञान के कक्षा 8 के पाठ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में जानेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले पाठ कार्बन तथा उसके यौगिक में ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोतों के बारे में पढ़ा है। जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई भी दैनिक क्रिया हो, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खड़े होना, ध्यान लगाना, चलना फिरना, दौड़ना, बोझ उठाना और प्राकृतिक घटना चक्र भी ऐसे कई होते हैं जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हमको स्नान करना हुआ या चलना हुआ, दौड़ना हुआ, ये सभी घटनाएं जो भी होती हैं इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कई प्राकृतिक घटना चक्र जैसे हवा का चलना, आंधी, तूफान, वर्षा आदि का होना, ये सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि द्वारा अब अन्न उपजाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कपड़ा, मकान, रेल, सड़क, परिवहन संसाधनों के निर्माण में सीमित और नवीकरणीय अर्थात सीमित या अनवीकरणीय एवं असीमित या वैकल्पिक स्रोतों वाली ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप कई प्रकार के कारखानों, औद्योगिक संस्थानों इत्यादि में स्थापित मशीनों के संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भोजन है। सभी जंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, चाहे वह वैकल्पिक स्रोत हो या फिर परंपरागत स्रोत हो। ये सभी में सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन वैकल्पिक स्रोतों में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, उनका हम प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं और तकनीकी के क्षेत्र में हम आगे बढ़कर इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, जिस कारण हवा का चलना बना रहता है। इसी कारण आंधी, तूफान, चक्रवात, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये अनेक स्थानों पर आती रहती हैं। समुद्रों, झीलों, नदियों व तालाबों का जल सूर्य के ऊष्मीय विकिरण से भाप के रूप में ऊपर उठता है तथा हवा का तेज प्रवाह भी जल को भाप के रूप में परिवर्तित कर देता है। जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठकर संघनन के फलस्वरूप बादलों का निर्माण करता है। ठंडा होने पर बादल से जल वर्षा या हिमपात के रूप में धरती पर वापस आते हैं। ये ऐसे कई वैकल्पिक स्रोत हैं जिनका उपयोग हम सूर्य के ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि
सूर्य के किरणों की ऊष्मा के वजह से जलवाष्प बादल बन करके ऊपर उठती है और पुनः बादल का रूप पुनः संघनन होकर अर्थात ठंडा होकर पुनः बरसात के रूप में नीचे पृथ्वी पर आती है। ठंडा होने पर बादल से जल वर्षा या हिमपात भी के रूप में धरती पर वापस आ जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी अन्य कई प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। यदि हम पेड़ पौधों को भी ले लें तो पाएंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। जंतुओं और पौधे जिसे हम स्वपोषी कहते हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। ऊर्जा के सीमित संसाधन जिसका हम उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों जैसे कोयला और अन्य डीजल पेट्रोल के रूप में करते हैं, उनका उपयोग सीमित होने के बावजूद हम करते चले आ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, हरित लवक तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रासायनिक यौगिक के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की ऊर्जा जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, ये सभी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन के स्रोत हैं, लेकिन इनके लिए सूर्य ही ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसलिए हमें भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत वास्तव में सूर्य की ऊर्जा ही है। अन्य भी कई ऐसे परंपरागत साधन हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़ी एवं गोबर से बने उपले में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अतः ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करेंगे। यदि हम ध्यान से देखें तो सूर्य की ऊर्जा के रूप में हमें मुख्य रूप से पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है। इस आधार पर उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सीमित जिसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ये सीमित या अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मुख्य रूप से हमारे पास सीमित मात्रा में है। दूसरा, असीमित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। यदि हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करें तो ये सभी हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अनेक अनवीकरणीय स्रोत के रूप में हम मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल आदि का उपयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं। और यदि वहीं बात करें तो अनवीकरणीय जिसे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में जानते हैं, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, यह इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पृथ्वी भू तापीय ऊर्जा तथा अन्य कई ऊर्जाएं होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैव मात्रा ऊर्जा, जल शक्ति तथा जैव ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, अर्थात ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम सीमित अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो पत्थर का कोयला एवं कई ऐसे पेट्रोलियम के उत्पाद हैं जो हम सीमित अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऐसे कई सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि हम देखें तो इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसमें मुख्य रूप से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हैं तथा कोयला भी मुख्य रूप से है। पेड़ पौधों के पृथ्वी के अंदर गहराई में दब जाने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात कोयले का निर्माण हुआ।
कोयला कुछ पथरीले पदार्थ एवं कार्बन के जटिल यौगिकों से बना होता है। इसी प्रकार जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। पेट्रोलियम के अधिकांश भंडार थल तथा समुद्र की तली से कई हजार मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इन भंडारों से पेट्रोलियम निकालने के कुएं बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम सैकड़ों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि हम प्राप्त करते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जीवाश्म ईंधन करते हैं। यदि हम जीवाश्म शब्द की बात करें तो जीवाश्म शब्द का उपयोग मृत वृक्षों एवं जंतुओं की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने पृथ्वी की सतह के नीचे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा, जिसके अध्ययन के से पूर्व में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं की संरचना, आकार, डील डौल के बारे में अनुमानित जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम ईंधन की बात करें, जिसे हम परंपरागत ईंधन कहते हैं, वर्तमान में जैसा कि हमने बताया मानव की जनसंख्या लगभग 80% ईंधन की आपूर्ति जीवाश्म ईंधन द्वारा होती है। इसे भंजक आसवन द्वारा अलग अलग ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेफ्ता, पीट तथा बिटुमिन आदि कोलतार कई प्रकार के ऐसे पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ हैं। जनसंख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ईंधन के इन स्रोतों के समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। इनके लगातार प्रयोग से ऊर्जा संकट की एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि हम पेट्रोलियम पदार्थ के परंपरागत स्रोत के बारे में बात करें तो जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब जाने वाले जीव जंतु तथा वनस्पतियों के कारण ऐसा हुआ। यदि हम जीवाश्म की बात करें कि जैसा हमने बताया कि जीवाश्म करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु थे वे जमीन के नीचे किसी कारणवश दब गए और इसके दबने के पीछे कई कारण थे और वे उनके दबने के बाद उनके ऊपर मिट्टी पड़ती चली गई और वे उन पर अधिक दबाव एवं ताप के कारण वे एक प्रकार से उनका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, जिससे आज हम जीवाश्म के रूप में जानते हैं। अतः यदि हम उनके शरीर की रचना के बारे में देखें तो उनकी संरचना, आकार, डील डौल के बारे में हमें करोड़ों साल पहले की जानकारी प्राप्त होती है कि ये पहले कैसे रहे होंगे। जैसे 6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोरों की जानकारी इनके जीवाश्मों से हम प्राप्त करते हैं। हमें यह भी जान लेना आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ या जो भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं उनमें बहुत अधिक प्रदूषण होता है। यदि हम उनका प्रयोग करते रहें तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से प्रदूषण युक्त हो जाएगी। अतः हमें प्रदूषण से बचने के लिए वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।